नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमराज सुंडा जी ने लिखा है, आज हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं। 117वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। और प्लांट फिजियोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं C3 प्लांट, C4 प्लांट एंड कैम प्लांट। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं पढ़ा रहा था फिजियोलॉजी, तो स्टार्टिंग में आया था वन लाइनर जो होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके जो लेक्चर था, उस पर मैंने आप लोगों को बताया था कि आगे चल करके मैं C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इनको C3 C4 या फिर कैम प्लांट कहते क्यों हैं, इनमें कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इसी वीडियो में आप लोगों को ये सब चीजें बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप यहाँ पर जो दिए गए 8 कोर्सेज हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जो आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है। कैसे भेजोगे? टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945, जैसे लिखा गया है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से जाकर टेलीग्राम पे लिखना है। वहां पर आपको एक कांटेक्ट मिल जाएगा। उस कांटेक्ट पे आपको क्या करना है, अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है, और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना है। मात्र ये दो चीजें सेंड करने के बाद आपको जो पूरा सिलेबस है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी पॉइंट पहला क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं केल्विन साइकिल, जिसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? इसको C3 साइकिल बोलने का सबसे मेन पर्पज ये है कि इसमें जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो कैसा होता है, वो कार्बन 3 होता है। यानी कि उसमें कितने कार्बन होते हैं? उसमें 3 कार्बन होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो कार्बन होता है, ये आपका जो ग्लूकोज बन रहा होता है, ग्लूकोज बनाने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर 3 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे C3 साइकिल, और अगर 4 कार्बन का पहला स्टेबल कंपाउंड बन रहा है तो उसको C4 साइकिल बोलते हैं। ठीक, बात करेंगे। दिस इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द व्हीट, राइस, बार्ले, पल्सेस, सोयाबीन, कॉटन, सनफ्लावर। ये चीज बहुत ध्यान से याद कर लेना। किसमें किसमें पाया जाता है? व्हीट में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है, बार्ले में, पल्सेस में, सोयाबीन में, कॉटन में, सनफ्लावर में। इन सब में क्या पाया जाता है? इन सब में पाया जाता है C3 साइकिल पाई जाती है। यानी कि इसमें C3 साइकिल होता है। जो पहला स्टेबल कार्बन कंपाउंड निकलता है उसमें 3 कार्बन होते हैं। ठीक, and such plant are called C3 plants because in the Calvin cycle first stable product of PGA phosphoglyceric acid, जिसमें C3 कंपाउंड होता है, having 3 number of carbon in the compound। ध्यान से समझना, जब ये कैल्विन साइकिल होती है तो इस कैल्विन साइकिल में जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, जैसे मैंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि पानी पानी की मदद से तो ऑक्सीजन निकल जा रहा है, लेकिन पानी तो ले रहे हैं और इसके साथ साथ पानी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे थे। तो पानी का उपयोग तो ऑक्सीजन बनाने में, फोटोसिंथेसिस में वो हो गया। इसमें बात करेंगे जो हमने बोला था, कार्बन से ग्लूकोज जो बन रहा है, पानी से ऑक्सीजन बन जा रहा था, कार्बन से ग्लूकोज बन रहा था। ठीक, फोटोसिंथेसिस में मोटा मोटा ये दो चीजें हो रही थी। तो पानी से क्या निकल रहा था? ऑक्सीजन निकल रहा था, और कार्बन डाइऑक्साइड जो था उससे ग्लूकोज बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज कैसे बन रहा है, ये दूसरी इसकी प्रक्रिया चल रही है। यानी कि फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप पूरा हो चुका है, उसमें ऑक्सीजन निकल चुका है। ये दूसरा स्टेज चल रहा है जिसमें हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे हम क्या बना रहे हैं, इसमें ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो सबसे पहला है वो है C3 साइकिल। तो C3 साइकिल में जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड निकलता है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड निकलता है, जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? थ्री साइकिल बोलते हैं, सॉरी, C3 साइकिल बोलते हैं। ठीक, बात करेंगे ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ मिनिमम एंड लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कैसे काम करता है इसको मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइट मिलता है, ATP मिलता है और NADP मिलता है। बात समझना, ATP और NADP H2 क्या होता है? एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, ये जब एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी निकलता है। और जब ये NADH2 जो है, जब ये NADH
NaDH+ जब बनता है तो इससे भी एनर्जी निकलती है, ठीक। तो ये दोनों एक तरीके के समझो ऐसे एनर्जी के सिक्के होते हैं जिनसे एनर्जी निकलती है, और यही एनर्जी जो केल्विन साइकिल है इसके अंदर जो एनर्जी लगती है उसको, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है, तो वो एनर्जी उसको एटीपी और NaDH2 से मिलती है, ठीक। इसके बाद फिर इनका रिडक्शन हो जाता है और ये क्या बन जाता है, CH2O बन जाता है। अब देखो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो जिसको जेबी लिवेंग ने दिया था, इसको कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये होता है कि, इसको ध्यान से समझना, इफ लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाई ट्वाइस बट CO2 concentration is constant, there will be no increase in photosynthetic rate। ध्यान से समझना, हमारे पास क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है, एक एग्जांपल से आप लोग समझिए। जैसे कि हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है शरबत। और शरबत बनाने के लिए हमको दो इंग्रेडिएंट चाहिए, एक तो हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, और दूसरा हमको क्या चाहिए, हमको शुगर चाहिए। क्या चाहिए, चीनी चाहिए, दो चीजें चाहिए। अब मान लो हमने क्या कर दिया, पानी को दो गुना कर दिया। अब हमको एक अच्छा शरबत बनाना है जिसका कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक हो, मतलब शरबत ना बहुत हल्का हो ना बहुत मीठा हो। तो हमको अगर बिल्कुल सेम कंसंट्रेशन का शरबत बनाना है, तो अगर हम पानी आपको दो गुना कर देंगे तो क्या आपका शरबत ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि शरबत को ज्यादा करने के लिए अपने पास चीनी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर हम चीनी नहीं देंगे तो आप पानी रखे रहोगे, पानी अलग हमने दे दिया तो पानी जो दो दे दिया है तो एक पानी आप अलग से रखे रहोगे। क्यों, क्योंकि जब तक चीनी और पानी दोनों एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में मिलेंगे नहीं तब तक शरबत बनेगा नहीं। तो इसमें जो कम वाला रहेगा वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि हमारे पास शरबत कितना बन के आ रहा है। जैसे मान लो ऐसा अगर हम कर दें कि मान लो हमने पानी दे दिया आपको सिंधु नदी का, ठीक, और चीनी दे दिया आपको 1 किलो। तो क्या आप पूरा पानी एक में मिला के शरबत बना दोगे, बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो हमारे पास जो लिमिटिंग फैक्टर यानी कि जो कम वाला चीज है उसी से हमारा काम हो पाएगा। यानी कि 1 किलो चीनी है तो हम कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही शरबत बना सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी हम बढ़ा दें, अगर हम लाइट को बढ़ा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, ठीक, लाइट को बढ़ा दिया लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास है वो जितना पहले था उतना ही है, तो उससे जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस जितनी स्पीड से हो रही थी उतनी ही स्पीड से होगी, लाइट हम बढ़ा दें चाहे घटा दें। हाँ, अगर घटा दोगे तो घट जाएगा क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर काम कर रहा है ना। चीनी पहले 1 किलो था तो मान लो इसको आधा किलो कर दो, तो फिर कंसंट्रेशन इसका घट गया तो कम गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन केवल अगर लाइट चाह रहे हो कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए, धूप थोड़ी ज्यादा हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जितना पहले था उतना ही रहे, तो फोटोसिंथेसिस के रेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये है कि CO2 जो है वो एक तरीके का लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। जितना CO2 होगा उसी हिसाब से काम चलेगा, बिकॉज इट कंसंट्रेशन इज अवेलेबल इन मिनिमम क्वांटिटी। क्योंकि ये CO2 होता है, CO2 ये बहुत मिनिमम क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक। हमारे जो पौधा होता है उसके अंदर पानी तो लगभग, जैसे मैंने बताया था कि 99% जो पानी होता है तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू उड़ ही जाता है। 1% केवल पानी जो होता है मेटाबॉलिज्म में काम में आता है। तो पानी की कमी तो पौधे में बिल्कुल नहीं है। कमी किसकी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आ रही है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में नहीं पहुंचा सकते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक तरीके का लिमिटिंग फैक्टर होता है, और इसी को बोला गया है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसको जेबी लिवेग ने दिया था। अब बात करते हैं केल्विन साइकिल होती क्या है। ए केल्विन साइकिल इज द सेकेंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने बोला था ना कि पहले स्टेप में क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो पानी हो गया और दूसरा अपने पास क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये दोनों ने क्या किया, लाइट ले लिया, और लाइट लेके इन्होंने क्या बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया, ठीक। अब ये इसका जो बैलेंस करने का काम है ये आप लोग कर लेना, वैसे मैं कर दे रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक, ये बैलेंस हो गया। अब ध्यान से समझना, ये लाइट ले लिया यहाँ से और ये कहाँ पर हो रहा है सब, क्लोरोफिल में हो रहा है। अब ध्यान से इसको समझना, जो पहला स्टेप था उसमें पानी से ऑक्सीजन बन गया था, ठीक। तो पानी और ऑक्सीजन का तो काम हो गया खत्म।
अब बचा है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से ये जो ग्लूकोज बन रहा है ये कैसे बन रहा है, तो ये सेकेंड स्टेप में बनता है, जिसको हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं, या फिर C4 साइकिल बोलते हैं, या फिर कैम साइकिल। ये C3 C4 और कैम जो होता है, ये इसी कार्बन डाइऑक्साइड के काम को करवा रहा है। ठीक, पानी वाला काम तो खत्म हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो बचा है उसकी प्रक्रिया हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे यूज करके फिर आगे चलकर शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। देखिए, Calvin cycle is the second step of photosynthesis where plant use carbon dioxide to make glucose, a type of sugar, using the energy ATP and NADPH during the light reaction। ये light reaction में सभी चीजें हो रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं light reaction। ठीक, it is called the C3 cycle because the first stable compound found is a 3 carbon molecule called PGA, बोले तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड जैसे मैंने बोला था ना कि पहला स्टेबल जो कंपाउंड होता है वो पीजीए होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है कैल्विन साइकिल में। इट टेक प्लेस इन द स्टोमेटा ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो स्टोमेटा होता है वहां पर ये चीजें होती हैं। ग्रेना में क्या होता है, स्टोमेटा में क्या होता है, ये सभी चीजें मैं फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने कई बार बताया है, तो आप ध्यान से देखते जाइए कि कौन सी चीजें ग्रेना में होती हैं और कौन सी चीजें स्टोमेटा में होती हैं। स्टोमेटा में जैसे कि कैल्विन साइकिल होता है। आप लोग बताओ कि ग्रेना में क्या होता है, ग्रेना में कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ये मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया था। तो आप हमको बताओ कि ग्रेना में क्या होता है। स्टोमेटा में जो होता है वो, स्टोमेटा में तो अपना ये कैल्विन साइकिल चल ही रहा है, तो ग्रेना में क्या होता है ये आपको ये भी बताना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा स्टेप है, कैसे कैसे काम करता है जो कैल्विन साइकिल है। कैल्विन साइकिल जो होती है ये लगभग लगभग आपका जो होता है ये इसके तीन फेजेस होते हैं। पहले फेज में कार्बन का फिक्सेशन होता है, दूसरे फेज में रिडक्शन होता है, और तीसरे फेज में फिर से रीजनरेशन होता है, और बाद में फाइनल आउटपुट निकलता है। तो ये केवल तीन ही स्टेज इसके हैं। कौन कौन सा, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। अब ध्यान से समझना कार्बन फिक्सेशन में क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर कंबाइन विथ ए 5 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड RuBP, जिसको राइबोलोज बाइफॉस्फेट बोलते हैं। तो ये एक राइबोलोज बाइफॉस्फेट होता है, ये चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, RuBP। क्या होता है, RuB एंड P। तो ये अपना क्या है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट होता है। यही राइबोलोज बाइफॉस्फेट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 3 कंपाउंड अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, एक तरीके से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड साइड का एक्सेप्टर होता है। आगे चल के इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर कौन सा होता है, तो वो राइबोलोज बाइफॉस्फेट होता है। तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेगा, अपने में अब्सॉर्ब कर लेता है। दिस रिएक्शन इज डन बाय द एंजाइम कॉल्ड रूबिस्को। इसको करने के लिए ये जो दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो होता है ये और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो दोनों मिलते हैं वो एक तरीके के एंजाइम की वजह से मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूबिस्को एंजाइम। और रूबिस्को एंजाइम जो होता है ये अर्थ पर सबसे ज्यादा एबंडेंट मात्रा में पाया जाने वाला एक तरीके का एंजाइम होता है। अब क्या होगा कि ये जो RuBP है और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये तीनों, ये दोनों मिलके इस एंजाइम की मदद से फिर क्या बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे 6 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे, व्हिच क्विकली स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। ठीक, फास्फोग्लिसरिक एसिड बना लेते हैं। ध्यान से समझना, इसमें क्या था, इसमें 5 कार्बन थे पहले से। ठीक, ये जो RuBP होता है, RuBP में 5 कार्बन था, यहां से इसने 1 कार्बन और ले लिया। ठीक, तो कुल मिला के इसके 6 कार्बन हो गए। अब ये 6 कार्बन से इसने क्या कर लिया, 6 कार्बन से 2 अलग अलग क्या बना लिया, PGA बना लिया, फास्फोग्लिसरिक एसिड बना लिया। ठीक, तो पहले प्रोसेस में क्या हुआ, RuBP आया। ठीक, और RuBP के साथ साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड मिल गए, किसकी मदद से, रूबिस्को जो एंजाइम है उसकी मदद से। अब ये दोनों आगे चलकर क्या बना लिए, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना लिए। ठीक, तो फास्फोग्लिसरिक एसिड बना लिए कितने, स्प्लिट होके 2 मॉलिक्यूल बनाए। फास्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल इन्होंने बनाया, 2 बनाया, एक यहाँ पर बनाया है और एक यहाँ पर बनाया। ठीक, अब ध्यान से समझना, ये फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब क्योंकि
जो कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे पहली बार एक स्टेबल कंपाउंड बन रहा है फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि तीन कार्बन का है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको C3 साइकिल बोलते हैं। वैसे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 6 कार्बन मिल रहे हैं। ये जो रेड है ये 6 कार्बन दिख रहे हैं, लेकिन ये 6 कार्बन का कंपाउंड नहीं है। ये तीन तीन कार्बन के दो कंपाउंड बने हैं, जिसको हम फास्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बने हैं, दो कंपाउंड बने हैं किसके, PGA के, ठीक, फास्फोग्लिसरिक एसिड के। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो PGA बना है फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये ATP और NADP इन दोनों की मदद से 6 ATP लेगा, वो बाद में 6 ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और NADH से फिर NADH प्लस हो जाता है। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये दो एंजाइम के दो एक तरीके से एनर्जी देने का काम करते हैं। तो ATP की मदद से और NADPH की मदद से, जो लाइट रिएक्शन से इनको मिल रहा होता है, ये क्या करते हैं, लाइट से जो मिलता है, यूज टू कन्वर्ट PGA इंटू PGAL, जिसको हम G3P बोलते हैं, एक तरीके का शुगर मॉलिक्यूल होता है। तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है G3P बना लेता है, ठीक। यहां से क्या होगा, ये जो टू मॉलिक्यूल बने थे PGA के, इसमें ATP और NADPH के मदद से क्या बन जाता है, G3P बन जाता है, जिसमें से कुछ तो यूज कर ले जाते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया रिडक्शन। सबसे पहले कार्बन का फिक्सेशन हुआ, दूसरी बार फिर रिडक्शन हुआ। अब रीजनरेशन होता है RUBP का। जो भी मैंने बोला था, ये RUBP स्टार्टिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर के रूप में काम करता है। तो ये RUBP आता कहाँ से, RUBP इसी से आता है कि यहाँ पर ये जो बन रहा है यहाँ पर जो बनता है 6 PGA, ये 6 PGA में से एक मॉलिक्यूल तो इसका क्या बन जाता है, इसका एक जो मॉलिक्यूल है वो 3 GPA आगे चलकर शुगर बनाने में यूज हो जाता है, और बाकी जो 3 बच रहे होते हैं, बाकी इसमें जो 5 बच रहे होते हैं, ये आगे 5 चले जाते हैं, और यही जाकर फिर आगे क्या बनाते हैं, ATP से फिर से बदल लेते हैं और फिर रीजनरेट कर लेते हैं RUBP को, ठीक। द रिमेनिंग GA3 इज यूज टू रीजनरेट RUBP सो द साइकिल कैन कंटिन्यू। और ये जो फिर से रीजनरेशन होता है RUBP का, तो इसमें भी ATP लगता है। तो एक बार ATP किसमें लगा, जब रिडक्शन की प्रोसेस हो रही थी वहां लगा, और दोबारा जब रीजनरेशन की प्रोसेस हो रही थी तब भी ATP लगा। लेकिन जब रिडक्शन हो रहा था तो 6 ATP लगा था, लेकिन रीजनरेशन हो रहा है तो केवल 3 ATP लग रहा है। अब इसमें फाइनल आउटपुट क्या निकलता है, जब एक केल्विन साइकिल पूरी होती है तो उसमें 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लग जाते हैं एक साइकिल को कंप्लीट करने में, जिसमें से क्या होता है कि एक तो बन जाता है G3P, और ये जो एक G3P है ये तो शुगर बनाने में चला जाता है, और जब एक G3P जाता है और फिर से एक G3P दूसरी वाली साइकिल में आता है, तो ये जब दो साइकिल मिल जाती हैं तो एक इसको कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, सॉरी, इसका ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल मिलता है, और बाकी जो 3 बच रहे होते हैं ये सब वापस चले आते हैं, 5 जो बच रहे होते हैं ये सब इधर वापस चले आते हैं, ठीक, समझ में आया। तो यही बोल रहा है, एवरी 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल द साइकिल प्रोड्यूस 1 G3P, 2 G3P मॉलिक्यूल और कंबाइन टू मेक एक ग्लूकोज, ठीक। यानी कि एक G3P जो क्या करता है, एक केल्विन साइकिल में निकलता है शुगर बनाने के लिए, और दूसरी साइकिल बनेगी तो फिर वहां से एक G3P निकलेगा, फिर ये दोनों आपस में अलग जाके इकट्ठा होके फिर क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज बन जाते हैं। और हर बार जितने बचता जाता है G3P हर बार जितना बचता जाएगा वो आगे बढ़ जाता है रीजनरेशन में, जो RUBP का जनरेशन करने लगता है। तो आपका जो जो केल्विन साइकिल है, इनकी यही इतनी प्रोसेस होती है, जिनकी मदद से क्या बन गया, 2 केल्विन साइकिल में हमने क्या कर लिया, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बना लिया। अब अगला जो है अपना, वो है C4 साइकिल, जिसको हम C4 प्लांट बोलते हैं। जिन प्लांट्स में ये प्रक्रिया होती है उनको हम क्या बोलते हैं, C4 प्लांट बोलते हैं। इसको हैच एंड स्लेक साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों ने इसको सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था। तो हैच एंड स्लेक साइकिल वे इसको कहते हैं, C4 साइकिल को। इट इज फाउंड इन, ये किस में पाया जाता है, ये शुगर केन में पाया जाता है, मेज में, सोरघम, बाजरा में पाया जाता है, ये सभी हैं। इन सब में पाया जाता है क्या, C4 में सॉरी, ये किस में पाया जाता है, C4 में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सोरघम, बाजरा और सॉरी, सोरघम, बाजरा
शुगर केन मेज, ये किस तरीके का प्लांट है? C3 प्लांट है, C4 प्लांट है या फिर कैम प्लांट है? तो ये शुगर केन, मेज, सोरघम और बाजरा जो है ये C4 प्लांट में आते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड C4 प्लांट। C4 प्लांट में क्रंज एनाटॉमी पाई जाती है इनके लीफ में। ये जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि क्रंज एनाटॉमी होता क्या है। फर्स्ट स्टेबल इसमें जो कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, OAA, और मैलिक एसिड बनता है। क्योंकि उसमें मैंने बताया था फास्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, C3 में फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है जो 3 कार्बन का होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा है और मैलिक एसिड बन रहा है, और ये दोनों 4 कार्बन के होते हैं, तो इसको हम इसलिए कहते हैं C4 साइकिल। पेप कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज हैज हाई एफिनिटी फॉर carbon dioxide and hence C4 plants are able to absorb CO3 strongly from a much lower CO2 concentration than the C4 plant। ध्यान से समझना, जैसे मैंने उसमें बताया था C3 प्लांट में कि RUBP जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसी तरीके से C4 साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है वो पेप होता है। अब क्योंकि जो पेप होता है इसका बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा हाई एफिनिटी होती है। इसी की वजह से जो C4 प्लांट है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बेशन है वो बहुत तेजी से होता है, और मच लोअर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर इसमें होगा तब भी ये बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। ध्यान से समझना, अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम भी है तो C4 प्लांट उसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिसेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो पेप है। ये पेप क्या होता है अभी मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन जैसे C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर क्या था? RUBP था। उसी तरीके से C4 प्लांट में पेप होता है, thereby resulting higher rate of फोटोसिंथेसिस। मैंने बोला था कि जो लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है वो भी ज्यादा होगी। ज्यादातर जो वीड होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, वो C4 प्लांट में ही आते हैं। C4 प्लांट लैक फोटो रेस्पिरेशन, हेंस फोटोसिंथेसिस रेट इज हाई। क्योंकि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन कम होता है, इसी वजह से इनका जो फोटोसिंथेसिस रेट होता है वो ज्यादा होता है। अभी फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है ये मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। फिलहाल ऐसे समझो कि जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ये प्रक्रिया नहीं हो पाती है, या यह प्रक्रिया C4 प्लांट में नहीं होती है। इसी की वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो थोड़ा तेज हो जाता है, क्योंकि जब ये दोनों काम होने लगते हैं तो थोड़ा थोड़ा दोनों लोग एनर्जी ले जाते हैं, लेकिन अगर एक ही काम प्रॉपरली हो रहा है तो थोड़ा ज्यादा होगा। तो क्योंकि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हो नहीं पाता है, या तो बहुत कम होता है या तो एब्सेंट ही रहता है, इस वजह से C4 जो प्लांट होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस थोड़ी ज्यादा मात्रा में होती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हेच एंड स्लेन साइकिल क्या होती है, जिसको हम C4 साइकिल बोलते हैं। C4 साइकिल आल्सो कॉल्ड हेच एंड स्लैक साइकिल is a type of photosynthesis found in some plants like maize, sorghum, and sugarcane. These plants are called C4 because the first stable compound of is a 4 कार्बन, जैसे OOA ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है और मैलिक एसिड होता है, ये दोनों 4 कार्बन के होते हैं। C4 साइकिल हैव अडॉप्टेड द हॉट एंड ड्राई कंडीशन, ये ज्यादा हॉट और ड्राई कंडीशन में भी बहुत अच्छे तरीके से C4 प्लांट ग्रो होते हैं by developing a system of minimize photo respiration and severe water। अब इसमें क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, तो इस वजह से फोटो रेस्पिरेशन जब होता है, देखो जो हाई जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और लाइट बहुत तेज हो जाती है तो फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है। आगे चल के मैं और डिटेल में समझाऊंगा फोटो रेस्पिरेशन को। फिलहाल ऐसा समझो कि जो C4 साइकिल होती है वो हॉट और ड्राई कंडीशन में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अगर कोई ऐसा पौधा है जो बहुत हॉट और ड्राई कंडीशन में अच्छे से ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब वो कैसा है? वो C4 साइकिल वाला पौधा है। अब देखते हैं इसका स्टेप कैसे होता है कि C4 साइकिल कितने स्टेप में पूरी होती है। तो इसके 4 साइकिल होती हैं, 4 स्टेप होते हैं।
सबसे पहला तो होता है कार्बन फिक्सेशन इन मेसोफिल सेल। अब ये देखना ध्यान से, ये जो C4 साइकिल होती है ये दो तरीके के सेल में होती है, जबकि जो C3 साइकिल थी, C3 साइकिल की पूरी जो प्रोसेस है वो केवल और केवल मेसोफिल सेल में होती है। लेकिन ये जो C4 साइकिल है इसमें कुछ प्रोसेस मेसोफिल सेल में होती है और कुछ प्रोसेस बंडल शीथ सेल में होती है। अब इसमें जो मेसोफिल सेल में सबसे पहले क्या होता है, कार्बन का फिक्सेशन हो जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है बंडल सेल में, और इसके साथ साथ रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ फिर क्या होता है, रिटर्न टू C3 कंपाउंड, फिर C3 कंपाउंड इसमें बन जाता है। अब इसको कैसे कैसे होता है पूरी प्रक्रिया ध्यान से समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड विथ पिप, ये जो पिप होता है यही बोल रहा था कि जैसे C3 साइकिल में RuBp रहता है, C3 साइकिल में क्या रहता है, RuBp रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्टर के रूप में। उसी तरीके से जो अपना जो C4 साइकिल होती है उसमें कौन काम करता है, उसमें पेप काम करता है। ये पेप क्या होता है, फॉस्फो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो आपको ध्यान से समझ लेना है कि जो पेप होता है वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है। इसको मैं आगे चलकर केवल पेप बोलूंगा, तो पेप से आप समझ लेना कि क्या मैं बोल रहा हूँ, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको मिला हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पेप जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है इसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जब एब्जॉर्ब करेगा तो इसको एब्जॉर्ब करके बना लेता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कंपाउंड का होता है। और इसके बाद फिर क्या बनाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है वो NADPH की मदद से क्या बना लेता है, मैलिक एसिड बना लेता है। और फिर ये जो मैलिक एसिड होता है ये ट्रांसफर हो जाता है बंडल सी सेल में, और ये मैलिक एसिड जो होता है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड आगे चलकर कैल्विन साइकिल में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं C3 साइकिल। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के गया वो फिर जाके C3 साइकिल में काम आएगा। लेकिन फिर ये मैलिक एसिड आगे चलकर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसको हम फिर ये पायरुविक एसिड जो बनता है ये 3 कंपाउंड का बनता है। और ये जो पायरुविक एसिड है ये फिर से कहाँ चला जाता है, मेसोसिल में आ जाता है। और फिर से ये पायरुविक एसिड जो होता है वो एटीपी की मदद से फिर से एनर्जी लेता है, और फिर से ये पेप बना लेता है। ठीक, तो कुल मिला के जो बंडल शीथ होता है, बंडल शीथ में क्या होता है, बंडल शीथ में दो चीजें होती हैं, एक तो मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होता है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये पूरी आपकी जो प्रोसेस है C4 साइकिल की, ये मैंने आपको बताई। अब इसमें ऑक्जेलो एसिडिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, और कई बार एस्पार्टिक एसिड में हो जाता है। तो चाहे यहाँ पर आप क्या कर लो, चाहे ये मैलिक एसिड लिख लो और चाहे फिर एस्पार्टिक एसिड, दोनों बना लेता है। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ द बंडल शीथ सेल, द 4 कार्बन कंपाउंड एसिड ट्रांसपोर्टेड टू बंडल शीथ सेल, दीज हैव नो ऑक्सीजन, सो फोटो रेस्पिरेशन इज अवॉइडेड। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं तो फोटो रेस्पिरेशन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। फिर इसके बाद रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बंडल शीथ सेल, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम मैलिक एसिड and the carbon dioxide then enter into Calvin cycle and used to make sugar। ये कैल्विन साइकिल में चला जाता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल में जा रहा है ये फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल RuBp से बन के फिर ऐसे पूरा प्रक्रिया बनाते हैं, फिर C3 साइकिल पूरी चलती रहती है। तो ये C4 साइकिल में यहीं तक होता है, ये वाली जो प्रक्रिया है, यहाँ वाली कार्बन डाइऑक्साइड वाली प्रक्रिया, ये आगे चल के कैल्विन साइकिल में जुड़ जाती है। लेकिन ये वाली जो प्रक्रिया है पायरुविक एसिड मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड बनती है, और फिर पायरुविक एसिड क्या होता है, द लेफ्ट ओवर C3 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं, goes back to the mesophyll cell and it convert into pep against using ATP and the cycle continue। इस तरीके से फिर ये पूरी साइकिल चलती रहती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि C4 साइकिल कैसे काम करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसमें क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, जो कि 4 कंपाउंड का होता है। और पहला स्टेबल का इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो C4 होता है, 4 कार्बन का होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इस वजह से इसको C4 साइकिल या फिर इस तरीके के प्लांट को C4 प्लांट बोलते हैं। इसमें एंजाइम कौन सा होता है, पेप एंजाइम होता है, कार्बोक्सिलेज
वेरी इफिशियंट, नो ऑक्सीजन बेंडिंग, इसके साथ ऑक्सीजन की बेंडिंग नहीं होती, इसी वजह से फोटो रेस्पिरेशन इसमें नहीं होता है। लोकेशन कहाँ होता है, ये टू टाइप के सेल में होता है, एक तो मेसोफिल सेल में होता है और दूसरा बंडल शीथ सेल में होता है। और बंडल शीथ सेल में क्रेंच टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है। इसके साथ साथ रिडक्शन क्या होता है, रिड्यूस फोटो रेस्पिरेशन, इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन या तो बहुत ही कम होगा या तो नहीं होता है। इम्प्रूव वाटर यूज इफिशियंसी, क्योंकि ये हॉट कंडीशन में और कम पानी में ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, इस वजह से इसकी वाटर यूज इफिशियंसी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है सी थ्री प्लांट की अपेक्षा। अब बात करते हैं हम कैम प्लांट की, जिसको हम बोलते हैं क्रेस्कुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसको हम कैम प्लांट बोलते हैं। ऑल कैम प्लांट हैव सकुलेंट टाइप, सकुलेंट हैबिट के होते हैं। ये सब जो प्लांट आपको दिख रहे हैं ये सब सकुलेंट प्लांट होते हैं। मैंने आपको जब लैंडस्केपिंग गार्डनिंग हार्टिकल्चर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि सकुलेंट प्लांट क्या होते हैं। तो ये सभी क्या है, सकुलेंट प्लांट होते हैं। जो नागफनी होती है ये भी एक तरीके का सकुलेंट प्लांट है। इसमें जो पत्तियां होती हैं ये कांटे के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं और जो स्टेम होता है वो अलग अलग तरीके से मॉडिफाई होता है। तो यही होता है अपना कैम प्लांट। सच प्लांट्स हैव आल्सो द कैपेबिलिटी ऑफ फिक्सिंग द CO2 लॉस्ट इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है हमारे लंग्स से उसको इसको फिक्स करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर भी होती है। जितने और पौधे होते हैं उसी तरीके से ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करते हैं। सच प्लांट्स बिहेव लाइक C4 प्लांट ड्यूरिंग नाइट एंड C3 प्लांट ड्यूरिंग डे। जब रात में क्या होता है, रात में ये पौधे कैसे काम करते हैं, C4 के तरीके से बिहेव करेंगे और दिन में कैसे करते हैं, C3 प्लांट के तरीके से बिहेव ये करते हैं। एक बार ध्यान से समझना, रात में कैसे करेंगे, C4 प्लांट के तरीके से काम करते हैं और दिन में क्या करेंगे कि ये दिन में C3 प्लांट के तरीके से काम करेंगे। ये चीज आप बहुत ध्यान से देख लेना। C4 प्लांट कब करेंगे, ये रात में करते हैं और दिन में क्या करेंगे, दिन में C3 प्लांट के तरीके से काम करते हैं। मैंने शायद बोलने में उल्टा कर दिया है लेकिन जो यहाँ पर लिखा है उसी तरीके से आप याद करना। C4 प्लांट नाइट में, C3 प्लांट डे में। ये दोनों पौधे के तरीके से बिहेव करते हैं। ये पौधे जो होते हैं वो दोनों साइकिल प्रयोग करते हैं। कभी इनके इनके अंदर कैल्विन साइकिल होगा, कभी हैच-एंड-स्लेक साइकिल। ये कहने का मतलब ये है कि कभी ये C3 साइकिल चलेगी इसमें और कभी कभी C4 साइकिल चलती रहती है। तो इन पौधों में दोनों ही चलता रहता है। दिस प्लांट हैव लोवेस्ट फोटोसिंथेटिक रेट, इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है बहुत धीरे धीरे होता है। कैम प्लांट, C3 प्लांट और C4 प्लांट, इन तीनों से अगर कंपेयर करें तो सबसे कम फोटोसिंथेसिस रेट इन्हीं के अंदर होता है। इन कैम प्लांट ओपन द स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज बाय डे। दिन में क्या होता है, स्टोमेटा क्या होती है, इसमें क्लोज होती है और दिन के समय में और रात के समय में क्या होती है, ओपन हो जाती है। तो स्टोमेटा जब रात के समय पे ओपन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा जाएगा। ध्यान से समझना, जब स्टोमेटा रात के समय पर ओपन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा और ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। इस तरीके से याद कर लेना। और दिन में क्योंकि पानी को रोकने के लिए स्टोमेटा बंद हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम जाएगा तो फिर C3 प्लांट वाला काम ये करने लगेगा। ओनियन में, गार्लिक में, सीसल, लिली, ये सब जो प्लांट होते हैं और इसके साथ क्रसुलेसी जो फैमिली होती है, कैक्टस और पाइन एप्पल वाली जो फैमिली, ये सभी किसके अंदर आते हैं, कैम प्लांट में। तो आपका जो पाइन एप्पल होता है वो भी एक तरीके का कैम प्लांट ही होता है। और लिली है, गार्लिक है, ओनियन है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी कैम प्लांट के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये सभी चीजें आप जरूर याद कर लेना। कैम प्लांट, C3 प्लांट, C4 प्लांट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना। अब डिफरेंस की बात करते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर हम साइट की बात करें कि कहाँ पर ये प्रक्रिया होती है तो C3 प्लांट में मेसोफिल सेल में होती है, मैंने आपको बताया था। C4 प्लांट में कहाँ होती है, कुछ काम तो मेसोफिल सेल में होता है और कुछ काम बंडल शीथ सेल में होता है और कैम प्लांट में दोनों में होता है। ठीक, इसमें भी मेसोफिल सेल में होता है और इसके साथ वैक्यूल में होता है। सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड क्या होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। इसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या फिर मेलिक एसिड होता है। ठीक, इसमें 3 कार्बन का है इसलिए C3 प्लांट, इसमें 4 कार्बन का है तो इसमें C4 प्लांट, ये मैंने बताया था। इसमें क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मेलिक एसिड, ये रात में बनता है जब 4 कार्बन का काम करेगा
C4 साइकिल में, और दिन में PgA बनता है क्योंकि ये C3 साइकिल के तरीके से दिन में बिहेव करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर कौन सा होता है? C3 में RuBp एक्सेप्ट करता है कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसमें पेप करता है, ठीक। और इसके साथ साथ RuBp दिन में करता है, दिन में ये RuBp एक्सेप्ट करेगा और नाइट में पेप वाला करता है। अब ये जो पेप होता है, पेप नाइट में काम करेगा और RuBp दिन में काम करेगा केम प्लांट में। डार्क रिएक्शन का पाथवे केल्विन साइकिल, हैच एंड स्लेक साइकिल या और केल्विन साइकिल। C4 प्लांट में ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, और C4 में नाइट एंड केल्विन साइकिल में डे। C3 के कंसंट्रेशन, अगर इसमें 50 ppm के आसपास का कंसंट्रेशन होगा तो ही C3 प्लांट अच्छे से काम करेगा, और यहीं पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम भी हो गया तब भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। इस वजह से जब ये खुला रहता है तो भी काम करता है, और बंद हो जाने के बाद भी इंटरमीडिएट होता है। फोटोसिंथेटिक रेट कैसा होता है? इसका मीडियम होता है, हाई C4 प्लांट का हाई होता है, क्योंकि इसमें जो पेप होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जितना अच्छा एब्जॉर्ब होगा, फोटोसिंथेसिस उतना ही तेज होगी, और इसमें सबसे स्लोवेस्ट होता है। बायोमास का प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें मीडियम होता है, इसमें हाई होता है, इसमें बायोमास लो होता है। बायोमास का मतलब जैसे हम गेहूं उगाते हैं तो गेहूं में एक तो निकल गया हमारे पास ग्रेन, बाकी जो बच रहा है वो बायोमास है। तो बायोमास का प्रोडक्शन C3 प्लांट में मीडियम होता है, C4 प्लांट में ज्यादा बायोमास का प्रोडक्शन होता है, और केम प्लांट में बहुत ही कम होता है। लाइट सेचुरेशन पॉइंट जो होता है इसमें लो होता है, इसमें हाई होता है, इसमें मीडियम होता है। फोटो रेस्पिरेशन इसमें हाई होता है, इसमें लो होता है या तो फिर नहीं होता है, और इसमें लो होता है या फिर नहीं होता है। तो मैंने बोला था कि जो C4 साइकिल होती है उसमें फोटो रेस्पिरेशन या तो नहीं होगा या तो होगा तो बहुत कम होगा। और इसमें होता क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। C4 प्लांट में ऑक्सीजन, C4 साइकिल में ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि ये पेप जो होता है ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। वाटर यूज इफिशियंसी इसकी लो होती है, इसकी मीडियम होती है, और इसकी हाई होती है, क्योंकि केम प्लांट जो होते हैं जैसे नागफनी है, ये मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं, तो बहुत कम पानी में अपना काम चला लेते हैं, तो इसकी वाटर यूज इफिशियंसी हाई होगी। C4 प्लांट की मीडियम होगी, और C3 प्लांट की लो होती है। ट्रांसपिरेशन रेट की बात करें तो इसका ट्रांसपिरेशन रेट बहुत तेज होता है, C4 का मीडियम होता है, और केम प्लांट का लो होता है, क्योंकि पानी कम होगा तो ट्रांसपिरेशन भी कम ही होगा। ठीक, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छे से पसंद आया हो, जो मैंने आपको पढ़ाया हो अच्छा लगा हो, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, तो हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए। जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं तभी मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ा पाऊंगा, नहीं तो मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनवाने में, और बहुत पैसा भी मेरा खर्च हो रहा है। टाइम तो मैं दे ही सकता हूँ, लेकिन पैसा भी तो लग रहा है। तो कम से कम मुझे इतना तो मिल जाए कि जिससे मैं जो PPT बनवा रहा हूँ या वीडियो जो एडिट करवा रहा हूँ उतना तो मेरा निकल ही जाए। इसके साथ साथ ही अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।